हाँ जी बेटा, कल हम लोग ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था ना। आपको मैंने कुछ 4 एडजस्टमेंट बताए थे। पहला एडजस्टमेंट, गेट बंद कर दो। ये तुम्हारे घर घर की कहानी खत्म हो गई? नहीं हुई तो पहले फिनिश कर लो इसको। बेटा गेट बंद कर दे। हाँ जी, तो कल हमने 4 एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा और चौथा। ये अपन ने 4 कर लिए थे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले इसकी थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। फटाफट लिख लीजिए। अच्छा, पहले थोड़ा मुझे आंसर देना। आप लोग 11वीं क्लास में जब आप लोग ये ट्रायल बैलेंस बनी हुई देखते थे, तो आपने कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा होता था, तो सिर्फ बैलेंस शीट में आता था। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी डालते थे और बैलेंस शीट की एसेट में भी डालते थे। तो वही कॉन्सेप्ट तो यही होगा। थ्योरी तो हम यही लिखेंगे, समझाने का काम मैं भी करवा दूंगा। लिख लो एक बार। इफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, if information of closing stock is given outside the trial balance, is given outside the trial balance, it will mean that closing stock is not yet adjusted, from purchases and now it will be credited to trading account and will be recorded balance sheet will be recorded in balance sheet asset side, लिख लिया बेटा? एक लाइन छोड़कर लिखिए इसमें। बट इफ क्लोजिंग स्टॉक is showing in trial balance, it will mean that closing stock has been adjusted from purchases account and now it will not be credited to the trading account but
it will be recorded, but it will be recorded in the balance sheet, in the balance sheet asset side, in the balance sheet asset side। बेटा लिखने का काम पूरा हो गया। बहुत इजी समझ लीजिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी आएगा और बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है बेटे। और अगर आपको किस में गिवन है वो पहले से ट्रायल बैलेंस में, तो वो केवल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ये अपने को याद तो रहेगा बेटा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया आप लोग। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? द स्टॉक विच परचेज्ड बट कुड नॉट बी सोल्ड। वो स्टॉक जो अपन ने परचेज तो किया लेकिन उसे आप बेच नहीं पाए। अंडरस्टूड? फटाफट दिमाग लगाइएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास किसी भी तरह का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है और मैंने साल भर में टोटल गुड्स कितने रुपए की परचेज की है? 10 लाख। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेजेस। दिस इज टोटल परचेज। अगर मैं इस 10 लाख रुपए की परचेज में से 8 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स को कितने रुपए में बेच दूंगा? 12 लाख। तो मैं आपके सामने प्रॉफिट लिख रहा हूं बेटा। या तो प्रॉफिट 12 लाख में से 10 लाख लेस करके 2 लाख आएगा, या फिर 12 लाख में से 8 लाख लेस करके 4 लाख आएगा। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। नाउ अब मैं जो आपने वर्बली बोला उसको एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखें बेटा। ये लो ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट में क्या लिखें? फटाफट बताइए, 8 लाख लिखूं या 10 लाख लिखूं? क्योंकि आपके परचेज तो लेजर में डेबिट कितनी दिख रही है, तो उसे क्लोज भी कितने से ही करेंगे? 10 लाख। आ गई बात समझ? बाय सेल्स। बताइए सेल्स कितना है? 12 लाख। सेल्स इज रुपीज 12 लाख। ये जीपी कितना आ रहा है? ये तो 2 लाख आ रहा है। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब लिखूं क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि अगर मैं क्या नहीं लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा, तो मैं टोटल सेल्स को खरीदी हुई गुड्स के साथ क्या कर लूंगा? कंपेयर। जबकि मुझे क्या करना चाहिए? बेची हुई गुड्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। टेल मी यस और नो बेटा। अच्छा, बात समझ में आ गई आपको? इधर देखिए क्या आ जाएगा? जीपी 4 लाख। ओके बेटा। लेकिन अब दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैंने परचेज लिखा ही कितना है, 10 लाख की बजाय केवल कितना लिखा? 8 लाख। अब पहले मुझे ये बताओ, ये 8 लाख का टोटल परचेज है या वो परचेज है जिसे बेचा गया है? बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो बेचे गए गुड्स की क्या है? सेलिंग प्राइस। और ये बेचे गए गुड्स की क्या है? कॉस्ट। शब्द सुनिए मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो है सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। किस पे वजन डालना है? गुड सोल्ड पे। एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मेरा जीपी बताओ। देखें, अभी मुझे क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस को बेची गई गुड्स की कॉस्ट के साथ मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये तो क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन क्या ये कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या? गुड्स टोटल परचेज है ना। मतलब इस 10 लाख में 2 परचेज इंक्लूडेड है, सोल्ड भी और अनसोल्ड भी। इसलिए मुझे वो अनसोल्ड यहाँ निकालना पड़ेगा। नाउ रिमेंबर द लेक्चर ऑफ कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट क्यों किया था? मैंने आपको बताया था क्या? जब कंसाइनर गुड्स सेंड कर रहा था तो उसे थोड़ी पता था कितना खराब होगा, कितना नहीं बिकेगा, इसलिए तो उसमें कंसाइनमेंट को टोटल भेजी गई गुड्स के साथ ही कॉस्ट से डेबिट किया था ना। लेकिन आपने डेबिट तो किया है भेजी हुई गुड्स के, और इधर इनकम आ रही है बेची हुई गुड्स की। ये तो मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए अपन अनसोल्ड स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट के क्रेडिट में डाल के एडजस्ट करते हैं कि कौन से बात समझ में आ गई? लेकिन अब ये प्रूव नहीं हुआ कि इसे परचेज से एडजस्ट किया कि नहीं किया। ध्यान से देखिए, आपने परचेज को डेबिट कितना किया हुआ है, तो फिर आप क्लोज भी कितने से ही करोगे? अब मैंने अब डेबिट कितना किया हुआ है, लेकिन आपने तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज केवल कितना ही लिखा है?
2 लाख का झोल आ गया कि नहीं आ गया? पहला पैराग्राफ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। When closing stock is given outside the trial balance, then it will be it mean that it is not yet adjusted from purchases. देखो इधर मैंने परचेज ट्रेडिंग में कितनी लिखी है, खरीदी भी कितनी है, ये तो टोटल परचेज है ना। मैंने इसमें से अभी तक क्या नहीं हटाया है, तो फिर मुझे ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन मेरी टोटल परचेज कितनी थी और मैं कितनी दिखा रहा हूँ, मतलब 2 लाख को हटा चुका हूँ ना, अब मुझे वापस से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो था आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला काम अकाउंटिंग के हिसाब से। अब वो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो समझो। बेटा सबसे पहले क्या होती है, जर्नल एंट्री, उससे क्या बनती है, लेजर पोस्टिंग होती है, उससे क्या बनती है, कैनाई से जो ट्रायल बैलेंस में है वो किस में था, जो लेजर में था, मतलब उसे जर्नलाइज किया जा चुका है। जो किस में नहीं है, मतलब उसका लेजर में कोई अकाउंट, मतलब उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। बात समझ में आ गई? गुड। आपने टोटल परचेज किया है, एंट्री बोलेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू क्रेडिटर। फिलहाल इस बात पे दिमाग नहीं लगाना कि नकद में खरीदा कि नहीं खरीदा, हमने तो गुड्स खरीदा कितना। बात समझ में आ गई? क्या आपको कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट होता दिखाई दे रहा है? मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, इस परचेज को किधर ट्रांसफर कर रहा हूं, डायरेक्टली बिना क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से हटाए सीधे ही परचेजेस को किधर ट्रांसफर कर दिया। क्या मैंने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया है क्या? नो सर। बात समझ में आ गई? तो पूरा 10 लाख कहाँ आ गया, जिसमें बिका हुआ भी आ गया और ना बिका हुआ भी आ गया। बात समझ में आ गई? तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक को अब निकालना पड़ेगा ना बेटे। किससे निकालना पड़ेगा? ट्रेडिंग से। कितना रुपीस? 2 लाख। आई क्या आपको मेरी बात? लेजर में आपको केवल कौन सा अकाउंट दिख रहा था, तो फिर आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस किससे बनी होगी, तो लेजर में कौन सा अकाउंट था, तो केवल आपको परचेजेज 10 लाख ही दिख रहा था ना बेटा। कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा था क्या? क्योंकि लेजर में था ही नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्री मैंने पास नहीं की थी। बोलिए। फिर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया होगा, तो आपने परचेज को पूरा पूरा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को निकालोगे भी कहाँ से। ये डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, क्योंकि आपने परचेज को पूरा ट्रांसफर कर दिया तो उसमें से अनसोल्ड को निकालना ही पड़ेगा ना। अब दूसरा ट्रीटमेंट देखो, इस वाले केस में हमने गुड्स खरीदी कितनी, एंट्री परचेज अकाउंट 10 लाख की परचेज कर ली अपन ने। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज अकाउंट से एडजस्ट किया। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस की क्या होती है, एसेट। एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। एंट्री बोलिए टू परचेजेस, कितना रुपीस। अब टोटल परचेज कितनी थी, अब नेट परचेज कितनी रह गई, क्या ये 8 लाख वही रह गई जो खरीदी और बेच दी। अच्छा, 2 जर्नल एंट्री दिख रही है, तो एक एंट्री में कौन सा अकाउंट भी दिख रहा है, तो जो जर्नल में है वो किस में होगा, जो लेजर में होगा वो किस में होगा। बात समझ में आ रही है? अब आपको परचेजेज, पिछली बार परचेज के साथ कहीं क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा था क्या, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जर्नल एंट्री पास नहीं हुई थी। लेकिन अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्या क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास हो चुकी है। अब परचेज नेट में कितना आएगा और क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। अब खुद दिमाग लगाओ, मैं ट्रेडिंग में परचेज ट्रांसफर ही कितना करूंगा, 8 लाख। ये 8 लाख वही है क्या जो अदर देन क्लोजिंग स्टॉक है? क्या मुझे अब ट्रेडिंग में वापस से 2 लाख दिखाने पड़े? अरे तुमने ट्रेडिंग में डाले ही कितने हैं, वही जो बेचे हैं, तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं है। तुमने ट्रेडिंग के डेबिट में डाले कितने टोटल, तो तुम्हें हटाने की जरूरत है कि नहीं। पक्की बात समझ में है? आप थ्योरी पढ़िए, मैंने आपको पहले पैराग्राफ में लिखवाया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको किधर दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसका मतलब अभी तक आपने उसे एडजस्ट नहीं किया। तो आपने ट्रेडिंग के डेबिट में कौन सी परचेज डाल दी होगी, टोटल परचेज।
ये आपको ट्रायल बैलेंस में कौन सी परचेज दिख रही होगी? टोटल परचेज, हिस्सों में बटी हुई नहीं दिख रही, वो टोटल दिख रही है, इसलिए आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या डालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। बट सेकेंड पैराग्राफ में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, but if closing stock is showing in trial balance, it will mean that purchase closing stock has been adjusted from, तो फिर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एंट्री पास हो गई, एंट्री से क्या बन गया होगा? लेजर, वो लेजर किस में चला गया होगा? ट्रायल बैलेंस। तो जैसे ही आपको परचेज के साथ क्या दिख रहा है, तो फिर आपको परचेज के दो हिस्से दिख रहे हैं, ऐसी परचेज जो खरीदी और बेच दी, ऐसी परचेज जो खरीदी लेकिन बिकी नहीं। तो टोटल तो कितनी है? टोटल तो कितनी है, लेकिन यहाँ पर बाइफरकेटेड नहीं है, यहाँ पर बाइफरकेटेड है। बात समझ में आ गई? मैं आपसे पूछूं टोटल परचेज तो क्या बोलोगे? मैं आपसे बोलूं टोटल परचेज तो क्या बोलोगे? वेरी नाइस। बात समझ में आ गई क्या? फिर मैं पूछूं आपसे, ये टोटल परचेज कितनी बोली आपने, लेकिन आपने इधर भी टोटल परचेज कितनी बोली, जबकि मुझे दिख कितनी रही है? आप क्या बोलोगे? देखो सर, टोटल तो कितनी ही थी, लेकिन हमने उस परचेज को बाइफरकेट कर दिया, अनसोल्ड में और सोल्ड में, अनसोल्ड में और सोल्ड में। बात समझ में आ गई? डन डना डन डन, पक्की क्लियर? कॉन्सेप्ट भी याद हो गया, थ्योरी भी याद रहेगी। अब एक इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको। ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ मैसर्स दीपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल्स। ट्रायल बैलेंस है बेटे, परचेज 10 लाख, सेल्स 12 लाख। आगे क्वेश्चन मत पढ़िए, आपको क्या दिख रही है उधर? बिना पूरे क्वेश्चन को पढ़े क्या आप ये बोल सकते हैं कि यही आपकी टोटल परचेज थे? और बिना क्वेश्चन को पढ़े, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं कहूँ ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर फिर तो ये क्या है? टोटल परचेज। फिर तो ये क्या है? और अगर आपको इस परचेज के साथ ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो तो आप बोलेंगे कि टोटल परचेज टुकड़े टुकड़े किए जा चुके हैं, तो ये वो परचेज है जो खरीदी और बेच दी। फिर आपको टोटल परचेज पूछना हो तो आप क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे? क्लोजिंग स्टॉक। उन दोनों को ऐड करोगे तब टोटल परचेज आएगी ना। देखो जी, डेटर्स कितने के? 5 लाख, क्रेडिटर्स कितने के? 4 लाख। ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ये क्या है? क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस के साथ साथ ट्रायल बैलेंस में दिखाई दिया गया? तो फटाफट बताओ, क्या टोटल परचेज 10 लाख की है? 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख की। अंडरस्टूड? जिसके दो हिस्से किए जा चुके हैं, परचेज सोल्ड, परचेज अनसोल्ड। समझे बेटा? अच्छा, मैं इसको बाइफरकेटेड क्यों बोलता हूँ? आप दुकान पे जाकर क्या बोलेंगे? भाई साहब जरा 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक देना, ऐसा होगा क्या? भाई साहब बोलेंगे साहब हमारे पास तो नहीं मिलता, कहीं और से ले लीजिए। अगला ही बोलेगा भाई साहब हमारे पास नहीं मिलता, कहीं और से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक होता है, कोई चीज़ थोड़ी होती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोज में कोई चीज़ थोड़ी होती है, जो गुड्स तुमने खरीदा वही तो स्टॉक होता है कि नहीं होता है, बस वो बिका हुआ नहीं तो वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो तुमने एक्चुअली ये भी तो खरीदा ही था ना बेटे, ये भी तो तुमने खरीदा ही था ना, बस ये खरीदा और बिक गया, ये खरीदा और नहीं बिका, तो टोटल कितना खरीदा था? 13। बात समझ में आ गई? अदर एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल। नाउ additional information, creditors balance on April 1st 2019 is rupees 3 lakh। अच्छा, ये आपको ट्रायल बैलेंस कब के गिवन है और ये बैलेंस कब का गिवन है? दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज ओपनिंग। साल के बिगनिंग में कितने मांगते थे और अब साल के एंड में कितने मांगते हैं? यार साल के बिगनिंग में मांगते थे 3 लाख, फिर हमने इनसे टोटल परचेज कितनी कर ली? 13 लाख। 3 लाख पहले से मांगते थे, 13 लाख और खरीद लिया, कितना हो गया? तो हम उनको हमसे कितना पैसा मांगना चाहिए? 16 लाख। अरे घबरा क्यों, खुल के बोलो क्या मांगते हैं? ओके, लेकिन अब साल के एंड में कितना मांग रहे हैं? क्या किया होगा हमने? 12 लाख का पेमेंट कर दिया होगा। पढ़ो देखें क्या लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, छोड़ो इसको,
अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, 12 लाख आपका आंसर है कि नहीं? कैसे बोलोगे? मांगते कितने थे? हमने खरीदा कितना? टोटल कितना मांगना चाहिए, लेकिन अब कितना मांग रहे हैं? मतलब हमने पेमेंट कर दिया होगा 12 लाख का। अमाउंट पेड कहाँ गया? क्रेडिटर्स, ये रहा। कितना पे कर दिया अपन ने? 12 लाख। ओके, अब अपने से क्वेश्चन क्या मांगा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे यार बहुत साफ साफ दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताइए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक तभी करोगे ना जब तुम परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं किए होंगे। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी परचेज में से क्या हटा चुके होंगे तो क्या दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर? मेरा वाला एग्जांपल, आप इसकी हेल्प से जब क्या बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप परचेज लिख कितना रहे हो? 8 लाख। क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूं क्या? तो ऑलरेडी लेस करके आया कि नहीं आया? लिखो मेरे साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट paid to creditors. Calculation of amount paid to creditors. Opening balance of creditors on April 1st 2019 कितना रुपीज? 3 लाख। एंड टोटल परचेजेस, देखो केवल परचेज नहीं लिख रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? टोटल परचेजेस। ट्रायल बैलेंस में दी हुई परचेज के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी था। तो कोई आपसे पूछे कि यार ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में परचेज के साथ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो आप बता देंगे कि जो परचेज है वो ऐसी है जो खरीदी और बेच दी, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐसी परचेज है जो खरीदी लेकिन बिकी नहीं। तो है तो खरीदा 13 लाख का ही ना। तो साल के एंड तक आते आते हमारे ऊपर उनको पे करने का बर्डन 16 लाख रहना चाहिए था, लेकिन तो बैग हटाओ, लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। लेकिन साल के एंड में आपको क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना ही दिया हुआ है? 16 लाख में से 4 लाख लेस कर दो बेटा। क्या आपने करंट ईयर में कुल मिलाकर अमाउंट पे जो 12 लाख किया होगा? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज ₹12 लाख। और इसी कैलकुलेशन को हम लोग एक लेजर अकाउंट बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्रेडिटर अकाउंट, ये हमारी असेट अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट? क्रेडिटर हमसे पहले से पैसा मांगते थे, तो इनका ओपनिंग बैलेंस था क्या? ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का तो डेबिट होता है, लेकिन सॉरी असेट का तो डेबिट होता है, लेकिन लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स के बाद ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्या लिख लो, तुम्हारी इज्जत तो लिख लो। कितना मांगते थे वो आपसे? हमने क्रेडिटर से 13 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, 13 लाख का परचेज किया। एंट्री बोलिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या हुए होंगे? क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹13 lakhs। हमें नहीं पता अपन ने कितना पैसा पे किया, लेकिन फिर भी उनका क्लोजिंग बैलेंस कितना ही दिया हुआ है यार। 16 लाख मांगते थे, 4 लाख ही बचाए। ये तो तभी पॉसिबल है जब या तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया होगा। तो 16 लाख में से 13 लाख 4 लाख, तो 12 लाख का डिस्काउंट मिलता है क्या? मर जाएंगे क्रेडिटर्स। तो हमने उन्हें पैसा ही पे किया होगा 12 लाख का। दिस इज योर क्रेडिटर्स अकाउंट।
तो पहली जो रिक्वायरमेंट थी अपन ने दोनों तरीके से बता दी, नॉर्मल कैलकुलेशन एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। हाँ बेटा, क्योंकि अपने को क्रेडिटर्स गिवन है, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कैश परचेज मानो तो फिर हटा दिए होते उसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ काम करेगा कि अपने को रिलेशन किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्रेडिटर्स की, इसलिए अपन क्रेडिटर्स मान लिए, क्रेडिट परचेज मान लिए। हाँ जी, टिप लिया क्या आपने? थोड़ा देर टिपे जा रहे हो, टिपे जा रहे हो। अब अपने को दूसरी इंफॉर्मेशन क्या पता करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक मुझे कितना दिया हुआ है, देखो 2 लाख दिया हुआ है ओपनिंग। क्वेश्चन पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख दिया हुआ है क्या? अगर मैं परचेजेस कितनी ले लूं, 10 लाख प्लस, तो मेरी टोटल परचेजेस में क्लोजिंग भी आ चुका है ना। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी अपने को कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के गिवन है क्या? नो, कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब बताइए मुझे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना ही पड़ेगा ना। बताओ देखिए, आ गया क्या 12 लाख? और ऑप्शन नंबर बी, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक कितना लूं और परचेज केवल कितनी लूं, तो क्या फिर मुझे क्लोजिंग स्टॉक लेस करने की जरूरत है? क्योंकि मैंने परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक लिया ही नहीं है, वो अलग ही है, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो एक्सक्लूड भी नहीं करूंगा। इन बोथ द केसेस यू हैव अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹12 लाख। हाँ बेटा, लिख लिया। दिस वॉज द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए लिस्ट में पॉइंट नंबर 6 आपको एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा, इसकी थ्योरी लिख लो, है बहुत इजी। Adjustment for depreciation. If depreciation is given, if depreciation is given as an additional information, as an additional information, if depreciation is given as an additional information outside the trial balance, outside the trial balance, it will mean that no depreciation, no depreciation has been charged for the year, for the year. So for the year
So following two entries will be passed. So following two entries will be passed. बेटा मैं कह रहा हूँ कि अगर जो अपना डिप्रिसिएशन है उसकी इंफॉर्मेशन अपने को ट्रायल बैलेंस में ना लेकर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनली गिवन है, इसका मतलब अपने करंट ईयर का क्या नहीं लगाया है, तो अपने को पहले क्या लगाना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बोलिए, लिखो फर्स्ट फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, कोई भी एसेट हो सकती है वो क्रेडिट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और ये क्योंकि आपने खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया तो उसे पी एंड एल से चार्ज करेंगे, लिखो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ओके बेटे, एक लाइन छोड़कर लिखो, इफ depreciation is given in trial balance, if depreciation is given in trial balance, then it will mean that depreciation for the current year has been charged already, and now the following entry will be passed only, and following entry will be passed only. हाँ जी, बताइए वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री करूं या नहीं करूं, केवल क्या करूं, पी एंड एल से एंट्री लिख लो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऑलरेडी जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था मतलब आपने एंट्री पास कर ली थी बेटा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब देखिए वापस से बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंट्री से लेजर से, जो किस में है मतलब वो किस में था मतलब उसकी क्या हो गई, जो किस में नहीं मतलब अब मैं आपको क्या बना के दे रहा हूँ, ये ट्रायल बैलेंस, आपको असेट का फिगर दिख रहा है बेटा, ये मान लो असेट है 5 लाख, और जितने भी ढेर सारे अकाउंट हैं उन सभी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा, डेप्रिसिएशन आपको एडिशनली गिवन है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम, यूं दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में कहीं डेप्रिसिएशन दिख रहा है बेटा, जो चीज़ किस में नहीं है वो किस में नहीं मतलब उसकी एंट्री पास नहीं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, 50,000 आएगा बेटा। अब देखो पहले ट्रायल बैलेंस में आपके पास असेट डेबिट कितने की थी, अभी क्रेडिट कितने से हुई, और साल के एंड में आप पी एंड एल से चार्ज कर लोगे इसे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेबिट। अब अपने को क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट में असेट सीधे 5 लाख दिखाएं या 4,50,000 है, तो यह प्रेजेंटेशन वुड बी कितना रुपीस, कितना 4,50,000। ओके बेटा, योर अनदर एग्जाम्पल,
असेट 10 लाख रुपए गिवन है और ट्रायल बैलेंस में आपको डेप्रीशिएशन कितना गिवन है? 2 लाख गिवन है। किस में गिवन है? जो चीज किस में गिवन होगी मतलब वो किस में होगी, मतलब उसकी एंट्री पास हो चुकी है। मतलब कि हम लोगों को क्या दोबारा से डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट की एंट्री करना जरूरी है? तो जो एंट्री मैं बोल रहा हूँ डेप्रीशिएशन टू एसेट, कहीं मैं कर रहा हूँ क्या? नो। क्या एसेट कहीं क्रेडिट हो रही है क्या? तो जो ये डेबिट बैलेंस आया है वो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद ही आया है ना। अब अपन लोग केवल और केवल कौन से एंट्री करेंगे? पी एंड एल। कितना रुपीस? 2 लाख। और बैलेंस शीट में क्या 10 लाख माइनस 2 लाख करके या सीधे 10 लाख? सीधा सीधा 10 लाख। आ गई आपको बात समझ? थ्योरी में भी लिखवा दिया और आपको प्रैक्टिकल भी समझा दिया बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसकी थ्योरी कुछ नहीं रहेगी, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। खाली लिख के छोड़ दीजिएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बोलूं? देखो, एक ट्रायल बैलेंस बनाई गई। ट्रायल बैलेंस 2016 में आई स्टार्टेड बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। बेटा बात मत करो, सिर्फ सुनो मेरी बात। 2016 में पहली बार मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो पहली बार जब बिजनेस शुरू करूंगा तो एक्सपीरियंसेस भी नए नए होंगे कि नहीं होंगे? 2016 में मैंने कुछ लोगों को माल उधार में बेचा। एंट्री बोलिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, डेटर्स थे कुल मिलाकर साल भर के 5 लाख। पूरे साल भर के दौरान जिन डेटर्स ने मुझे मेरा पैसा दे दिया वो थे 3 लाख रुपए के। एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपीस? 3 लाख। अब मेरे डेटर कितने बचे? अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ लोगों ने मुझे मेरे पैसे देने से मना कर दिया। क्या ये लॉस बैड डेट्स का लॉस कहलाया? बैड डेट्स के लॉस को बुक्स में जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या डेटर के बचे हुए 2 लाख की वैल्यू कम होगी क्या? मतलब मुझे भी बैड डेटर को राइट ऑफ करना है ना बुक में से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ध्यान है। बैड डेट्स को राइट ऑफ करना मतलब डेटर में से उस बैड डेटर को हटाना। कितने के बैड डेट्स हुए? मान लीजिए 50,000। अरे 2 लाख नहीं मैडम, थोड़ा तो रहे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आई बेटे बात समझ? कितने रुपए का? यार मुझे ये जोर का झटका जोर से ही लगा कि नहीं लगा? क्या लोग बाग तो माल खरीद लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं। अब दिमाग लगाओ, क्या मेरे पास पहले से अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई फंड वगैरह था क्या? आई हैड नो फंड, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं इस बैड डेट्स के लॉस को, एक ही ऑप्शन बचा है, पी एंड एल से चार्ज करूंगा। एंट्री बोलिए, पी एंड एल। कितना रुपीस? अब एक बार डेटर का बचा हुआ वैल्यू देखो, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 50 1.5 लाख। सॉरी, ये 1.5 लाख का पैसा मुझे अगले साल मिलेगा ना। लेकिन उनमें से कुछ डेटर भी क्या कर रहे हैं? आनाकानी कर रहे हैं। दे आर अवॉइडिंग माई कॉल्स। व्हाट्सएप बुक करता हूँ तो जवाब नहीं आता है, पैसे दे दो, खाली सीन दिखा देते हैं। मतलब समझो मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका इंटेंशन क्या है? पैसा देने का नहीं है। ये डाउटफुल हो गए कि नहीं हो गए? ये डेटर डाउटफुल हो गए क्या? फ्यूचर में जो बैड डेट्स का लॉस होगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा क्या? जबकि है किस साल से रिलेशन? मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो उस बैड डेट्स का जिसका रिलेशन है तो करंट ईयर से, लेकिन आएगा कब? तो अगले साल पे बर्डन आ जाएगा, जबकि बर्डन आना चाहिए था। और इस साल में तो जो बैड डेट्स हुए उन्हीं को डेबिट कर सकता हूँ।
मैं कैसे बैड डेट्स को और डेबिट कर दूं जब तक वो हुए ही नहीं? तो मैंने रास्ता क्या निकाला? प्रोविजन। कुछ याद है कंसाइनमेंट वाला चैप्टर? मैंने एक एंट्री पास करी, पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे लगता है कि 1.5 लाख का 10% 15,000 डूब जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? लगता है मुझे ऐसा। और ये मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब मैं 2016 में जब मेरी क्या बनाऊंगा बेटे, बैलेंस शीट, तो मेरे पास डेटर का नेट बैलेंस, पहले ग्रॉस बैलेंस 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख माइनस 50, तो डेटर का बैलेंस कितना बचा होगा? 1,50,000 बचा होगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 है क्या बेटा? अब मैं इसे कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। चलिए 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं। अरे क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ क्या हुआ? अरे बताओ यार, क्या बात हुई? हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्या कारण है? नहीं बताओगे? डेटर्स कितने? 1,50,000। बताइए प्रोविजन कहाँ लिखूं? लाइबिलिटी में लिख दूं क्या? कैन आई राइट डाउन 15,000 रुपये? ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। या दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं, पहले डेटर्स अंदर की तरफ 1.5 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,35,000। नाउ विच वन इज करेक्ट? नाउ आई एम गिविंग ए ऑप्शन। सुना ही नहीं तुम लोग, सारा ज्ञान एक बार में दे दिया। सुन तो लो पहले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओनली, both A and B correct only, D none, both, not only A, not only B, how can both be correct? हाँ जी, बैलेंस, this is wrong option, only B option is correct. मान लोगे ना भाई, मैं बोल रहा हूँ मान लो, नहीं मानोगे? प्रूव इट। वो सही कैसे? अच्छा, किसको दोगे 15,000? किसको दोगे 15,000? 15,000 किसको दोगी? खाली इस बात का जवाब दो। पंद्रह हजार किसको दोगी वो बताओ। आप में से है किसी में हिम्मत जो ये बता दे कि 15,000 किसी को देने वाले हो आप लोग? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, डेटर्स को। अच्छा ये डेटर है, मैं इसके पास गया, इसने मेरे 5,000 डुबो दिए, मैंने कहा अरे वाह, अरे तो बस, तो अभी टाइम नहीं है। मैं बोला वाह 5,000, ये 5,000 और पका है। क्या बात कर रही हो मैडम? हाँ जी मैडम प्लीज स्पीक, किसे दोगी 15,000? नहीं नहीं, करेक्ट महक, ये लॉस तो हमको बियर करना पड़ेगा, हम देंगे थोड़ी किसी को। ये बताओ ये 15,000 मैं किसको दूंगा? तू मुझे बोल दे, मैं मान लूंगा ये सही है। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तो फिर लायबिलिटी कैसे हुई? मैडम मैं पूछ लूंगा व्हाट इज लायबिलिटी, तुम्हारी गलती नहीं है, पर मेरे को तो बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान सुनिए। आपने इसको सही इसलिए माना क्योंकि कहीं ना कहीं 11th-12th में तुमने देखा होगा ऐसी बैलेंस शीट, इसलिए तुम दिमाग लगा रहे हो। यार देखा तो था, तो वो गलत कैसे हो सकता है? बट अब बड़े बच्चे हो रहे हो, धीरे 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 आगे बढ़ोगे तो अपनी गलतियों को ठीक करोगे कि नहीं करोगे? बेटा लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? यार ये 15,000 तुम्हारा ऑब्लिगेशन है क्या? ये तो तुमने अपने मन में जो डर था, जो भय था,
उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं कर लिया? यू आर नॉट सपोज टू पे दिस 15,000 टू समवन आउटसाइड द बिजनेस और इनसाइड द बिजनेस, किसी को नहीं पे करने वाले वहां पर। बट आपने बैलेंस शीट में, इस बैलेंस शीट में इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी कि जब तुम्हारे इन्वेस्टर तुम्हारी इस बैलेंस शीट पे नजर डाले तो मुझे बता सकते हो कि हमारे डेटर का 31 मार्च 2016 के एंड तक या फिर 31 दिसंबर 2016 के एंड तक डेटर का बैलेंस तो कितना था? 1,50,000। लेकिन मैं खुद ये मान के चल रहा हूं कि इस 1.5 लाख में से 15,000 का पैसा क्या हो जाएगा? तो जब मेरी कंपनी में पैसा लगाओ या मेरे साथ पार्टनरशिप में पैसा लगाओ तो मेरी एसेट्स को 150 मत मानना कितना? 1,35,000, ताकि आपको कल को धोखा फील ना हो। कल को आप मेरे साथ बिजनेस में क्या बन जाओ? पार्टनर। तो आप तो क्या सोच के आए थे कि सर के डेटर कितने हैं, और जब हम लोग पैसे मांगने गए डेटर से, डेटर ने 15,000 का पैसा डुबो दिया। मैं कहूँगा वेलकम टू द पार्टनरशिप फर्म। पहले अकेला मैं बियर करता, अब अपन दोनों बियर करेंगे। तो आपको झूठा महसूस लगूंगा कि नहीं लगूंगा? अब नहीं लग सकता। मैंने आपको बराबर बता दिया था कि नहीं बता दिया? 2 रीज़न दिया आपको मैंने। ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका एडजस्टमेंट है। ये क्या है? आपका बात समझ में आ गई? इसीलिए बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी कोई ट्रीटमेंट हो तो आप उसे एसेट की वैल्यू में से लेस करके बताना, ना कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। लेकिन बेटे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्या कभी सुना है आपने इसके बारे में? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बेटा मैं तेरे को 10 मिनट देता हूँ तेरे को। हाँ, जो तू तेरे पीछे कौन बैठा है? अरे दो तो पीछे मुड़ रहा है। हाँ, क्या नाम है तेरा? इधर इधर मेरे पास इधर बोल। तेरे मन में जितनी बात करनी है ना सब कर। नालायक, क्यों बर्बाद बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है? बैठ जा। अरे मैं सबको देख रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा है मुझे, ध्यान रख। पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जब तक अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन जब सहन नहीं हो तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक पढ़ाऊँ तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर सुनो, क्या मुझे ये 15,000 किसी को देने होंगे क्या? इट्स नॉट माई ऑब्लिगेशन, बट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये मुझे गवर्नमेंट को पैसा देना है। इतना मुझे लगता है कि मुझे पैसा देना, तो उसे मैं कहीं पे भी एसेट में से किसी एसेट में से लेस करके नहीं दिखा सकता। उसे मैं ऑब्लिगेशन में दिखाऊंगा, एंटिसिपेटेड ऑब्लिगेशंस, जो अब तक पूरी तरीके से तय नहीं किए गए, पर मुझे इतना पैसा देना पड़ सकता है। चलो बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो पहला ऑप्शन सही नहीं है बेटा। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड। अच्छा ना, अब मैं कौन से ईयर में एंट्री ले चुका? 2017 में आ गया बेटा। 2017 में जिन लोगों से मेरे को डर था कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे, उन्होंने मेरा डर सही साबित कर दिया। बोला जी क्या हो गया? बैड डेट्स। कौन से ईयर में हुआ? एंट्री बोलो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बताओ ये बैड डेट्स कौन से ईयर में हुए? 2017 में हुए। मैं कौन से ईयर में आ गया हूँ? 2017। 2017 में बैड डेट हो गए, जिनको मैं लास्ट ईयर क्या मान के चल रहा था? डाउटफुल। बात समझ में आ गई क्या? ये बैड डेट्स हुए किस साल में? 2017। इनका रिलेशन किससे है? फटाफट बताओ, क्या मैं 2017 में इन बैड डेट्स को P&L से चार्ज करूं क्या? अरे भाई मैं क्या बना के बैठा था? एंट्री प्रोविजन टू बैड डेट्स। अभी बात समझ? मान लीजिए बैड डेट्स कितने के हुए? 8,000 हो गए। 8,000 के। अब मेरे पास प्रोविजन कितना पड़ा रह गया? अगर मुझे लगता है कि बस अब मेरे को किसी तरह का कोई डर नहीं है, मेरे को फ्यूचर में कोई बैड डेट्स होने की नहीं है, तो मैं जो प्रोविजन बना रखा था उसे वापस से किसको दे दूं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L। कुछ हद तक मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर के किसी भी लॉस से होने से बचा लिया कि नहीं बचा लिया? एम आई क्लियर बेटा? ये आपका हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L, अगर पैसा आपके पास ज़्यादा पड़ा है तो। अच्छा, मान लो अभी प्रोविजन कितना पड़ा है आपके पास? आपको लगता है यार 7,000 ही पड़ा है, फ्यूचर में 10,000 रुपये का कम से कम अपने को प्रोविजन मेंटेन करना चाहिए।
मेंटेन करना चाहिए, मतलब मेरे को फ्यूचर के लिए पैसा होना कितना चाहिए, और मेरे पास पड़ा कितना है, कितने कम पड़े, तो मैं भी जो एक्सेस पैसा पीएनएल को दे रहा था वो एक एक्स्ट्रा कम ही पैसा पीएनएल चार्ज कर लूंगा बेटा। एंट्री बोलो कितने रुपीस। अब मेरे पास प्रोविजन कितना आ गया है, कल को फिर क्या हो जाएंगे कोई, तो मैं उसे कहाँ से जांच कर लूंगा। आ गई क्या बात समझ, पक्का ना। अब एक छोटा सा एग्जाम, ये एक ट्रायल बैलेंस है, लिखेंगे बाद में, पहले देख लो। क्या गिवन है बताओ। ये ट्रायल बैलेंस किससे बनती है, लेजर किससे बनता है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस में है वो लेजर में था, जो लेजर में मतलब उसको जनरलाइज किया जा चुका था, मतलब क्या ये बैड डेट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये करंट ईयर में जितने भी बैड डेट्स थे उनकी एंट्री बैड डेट्स टू डेटर की जा चुकी है। कितने के बैड डेट्स हैं, 8000 डेटर्स 1,24,000, और पिछले साल में मैंने क्या बनाया था, एक प्रोविजन देखो बनाया था ना 2016 में, या 2016 में बनाया था, और उसे मैं कहां पर लेकर आ गया, 2017 में। कितने रुपए का प्रोविजन है, सपोज 9,000 रुपए का, कितने का मान लीजिए, 9,000 रुपए का प्रोविजन। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, FBD फर्दर बैड डेट्स, क्या बोलते हैं इसे, मतलब ये बैड डेट्स रिकॉर्ड हो गए हैं। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस बनाने के अलावा इन डेटर में से और बैड डेट्स कितना हो गया, और कितने हो गए, 4,000। अपने को डेटर्स के ऊपर कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, 10%। अब देखो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गई, कहानी खत्म हो गई उनकी। हम कौन से ईयर में खड़े, इस ईयर में क्या हो गया, इस ईयर में अब साल के एंड में डेटर कितने हैं, और पिछले साल का प्रोविजन हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा। ओके, दोनों बैड डेट्स में डिफरेंस बताओ। वैल्यू डिफरेंस नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है वो, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि आपको वो बात ध्यान रहेगा, जो ट्रायल बैलेंस में है वो लेजर में है, जो लेजर में है वो जर्नल में है, लेकिन जो किसमें नहीं है, मतलब वो लेजर में मतलब उसे रिकॉर्ड, मतलब डेटर इतने ही थे, और ट्रायल बैलेंस जब बनाई तब इतने थे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको और कितने बैड डेट दिखाई दिए, 4,000। पहले एंट्री करेंगे, फर्दर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेटर करूं, या केवल बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। नहीं बेटा, फर्दर तो इसको खाली नेम दिया गया है, फर्दर मतलब और बैड डेट्स, तो और बैड डेट्स अकाउंट अलग बनेगा और बैड डेट्स अकाउंट अलग बनेगा, अकाउंट तो एक ही बनेगा ना, कौन सा, केवल बैड डेट्स अकाउंट। चलो बोलो, फर्दर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना रुपीस। ओके, अब देखिए आपके बुक्स में दो तरह के बैड डेट्स आ गए, एक जो पहले रिकॉर्ड हो चुके थे जिसे अपन ने अब रिकॉर्ड कर लिया। टोटल बैड डेट्स बताओ कितना, इसको मैं 15,000 कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, टोटल बैड डेट्स कितना हो गया बेटा, सीधे पीएनएल से चार्ज करूं क्या मैं, किससे लूं, प्रोविजन में बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस था ना बेटा, इसमें से पैसा निकाल लूंगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना रुपीस, पक्का। प्रोविजन क्रेडिट कितना था, 15, डेबिट कितना था, कितना बचा। अगर ये क्वेश्चन में लाइन गिवन नहीं होती तो हमारे को कोई फर्दर ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन यही खत्म होता है। लेकिन अब ये कहते हैं कि आपको डेटा, जैसे इस साल क्या हो गए बेटा, इन डेटर्स में से और भी पैसा फ्यूचर में डूब सकता है, तो अपने को फ्यूचर में बैड डेट्स होने के चांसेस हैं, तो अपने को फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट में
नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन कैरी ऑन करना चाहिए। कितना परसेंट? ट्रायल बैलेंस में जो डेटर थे वो कितने के थे? कैन आई से ये 1,24,000 इनको लेस करने के बाद है, बट उनको लेस करने से पहले। पक्का? पहले क्या लेस करें इसमें से? फर्दर बैड डेट्स। कितने रुपीज? कितने बचे? क्या ये 1,20,000 वो है जिनसे नेक्स्ट ईयर में रिकवरी होगी? लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने को 10% का नुकसान हो सकता है। 1,20,000 का 10% फ्यूचर के लिए 12,000 होने चाहिए हमारे पास। पहले से कितने पड़े थे? कितने निकाल लिए? कितने पड़े हैं? होने कितने चाहिए? कितने कम है? किससे लें? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना रुपीस? आई क्या आपको बात समझ? अब देखो इसका अकाउंट कैसे बनेगा। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में पहले से बैलेंस कितना पड़ा है? पहले से 15,000। आपको सेकेंड एंट्री में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 12,000 दिख रहे हैं। क्रेडिट 15, डेबिट 12,000, बैलेंस कितना बचा? अगर वो मेंटेन वाली कहानी नहीं होती तो टू बैलेंस शीट ही 3,000 आ गया होता। बट अपने को तो मेंटेन कितना करना था? दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन तो सीधे एंट्री पहले पास कर लो। तो एंट्री क्या हुई? बाय P&L कितने रुपए? 15 + 9 24, 24 - 12 बराबर 12,000। टू बैलेंस CD मेंटेन हो जाएगा कि नहीं होगा? या फिर मैं पहले बाय P&L नहीं लिखूं, पहले ये देख लूं कि मुझे चाहिए कितने, फ्यूचर के लिए कितने चाहिए? 12,000। अब मैं P&L से कहता हूँ P&L 12,000 का तो क्या हो गया? बैड डेट्स। तो तुम्हें ये 12,000 का लॉस बेयर करना है। फ्यूचर के लिए और कितना लॉस बेयर करने के लिए रेडी हो जाओ? 12। चलो मुझे 24,000 पे दो। P&L क्या बोलेगा? ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, और कितने ले लो? P&L से पैसा निकालो, प्रोविजन में डालो। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। दोनों ही तरीके से हमें आ गई क्या? पक्का? पक्की? एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है बैड डेट्स 25,000 रुपए के, डेटर्स का बैलेंस गिवन है 6,48,000 का, और प्रीवियस ईयर में बनाया गया प्रोविजन जिसे अपन लोग करंट ईयर में कंटिन्यू कर रहे हैं वो है 43,000 रुपीज का। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्दर बैड डेट्स 8,000, maintain provision for doubtful debts at the rate 1% on debtors। हाँ, बिजनेस तेरा थोड़ी इसलिए बोल रहे बस। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 1% ऑन डेटर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे किसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा? सॉल्यूशन में लिखे नीचे सॉल्यूशन। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना रुपीस? ओके। अब देखो टोटल बैड डेट्स आपके पास कितने हो गए? टोटल 25 + 8 30। अच्छा, ये जो डेटर है ये 25,000 लेस करने के बाद
और 8,000 लेस करने से पहले। ओके, सबसे पहले तो इस बैड डेट्स को पी एंडल से चार्ज करें या प्रोविजन से? टोटल बैड डेट्स बोलो कितने के? 33। एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू कितना रुपीस? 33। अच्छा, कितना पैसा था आपके पास? कितना काम में आ गया? अगर ये लाइन गिवन नहीं होती तो बस एंट्री भी खत्म हो गई होती, अकाउंट बना लिए होते अपन लोग, बैलेंस सीडी 10,000 ही रह जाता। लेकिन अब हमारे पास डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस कितना था? डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस ये 25,000 के बाद और 8,000 से पहले। तो पहले इसमें से क्या लेस करें? फर्दर बैलेंस 8,000। आफ्टर एडजस्टमेंट कितने आए? 6,40,000। इसका 1% अगर बनाने जाएं तो 6,400 रुपए की ही जरूरत है हमारे को। बॉक्स में पहले से कितने पैसे थे, उसमें से कितने पैसे निकाल लिए, कितने बचे? और जरूरत केवल कितने की है? केवल जरूरत है 6,400 और आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना पड़ा है? क्या हम 3,600 रुपए पी एंडल को वापस दे दें क्या? किससे निकाल कर? प्रोविजन से। एंट्री बोलो टू पी एंडल कितना रुपये? 3,000। आई बात समझ? मान लो मैं यहाँ पर आपको 5% बोल देता कि नहीं, प्रोविजन हमारा कितना जरूरत है? 5%, तो 32,000 की जरूरत पड़ती क्या? और हमारे पास बचे हुए कितने थे? 10,000। जरूरत पड़ती 32 की और पड़े हैं तो 22,000 और निकाला होता, तो ये एंट्री रिवर्स हो रही होती। पी एंडल टू प्रोविजन। अभी पड़े कितने हैं? 10,000। चाहिए केवल कितने हैं? कितने ज़्यादा पड़े हैं? वापस दे देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन टू पी एंडल 3,600। तो आपने ये 3 एंट्री लिखने के बाद ये वाली कैलकुलेशन आप बना लेना साइड में। आप लोग अपने स्कूल में 11th क्लास में सीखे थे ओल्ड प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, ऐसा। तो वैसे वो तो उसके बजाय अकाउंट बना के करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तीनों एंट्री लिख ली क्या आपने? ये लिख लिया? नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख लो। हाँ बेटा देखो, अगर हमें एंट्री वेंट्री नहीं करनी हो, सीधे हम लोग अकाउंट बनाए। आवाज़ बंद एकदम। अगर सीधे क्या बनाए? अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। क्या इसमें पहले से कुछ बैलेंस पड़ा है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? बाय बैलेंस बीडी। अगर कोई बैड डेट्स का लॉस हो जाएगा तो वो पी एंडल से लेने के बजाय किससे लेंगे? प्रोविज़न से पैसा निकालेंगे तो इस अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पहले क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट टू बैड डेट्स। कितना रुपीस? 33। अब इतने थे, इतने चले गए, कितने बचे? क्वेश्चन में वो मेंटेन की कुछ बात नहीं बोला होता तो टू बैलेंस ईडी 10,000 ही आ रहा होता, बट इसने बोला नहीं, हमारे को तो 6,40,000 का केवल
कितना परसेंट ही मेंटेन करना है? 6,400। तो 6,400 ही चाहिए और पहले से पड़े हैं 10,000, तो एक्सेस पैसा पड़ा है 3,600, किसको दे दें वापस? कहाँ से निकाल कर? इस खाते का बैलेंस फिर से कम हो जाएगा। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में जरूर लिखना बैलेंसिंग फिगर के 3,600 रुपये बैलेंसिंग फिगर के हैं, हमने कहीं से कैलकुलेट नहीं किया इसको। और एक लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे। हाँ हाँ हाँ, खा लेना, खा लेना बेटे, खा लेना। एक क्वेश्चन कर ले, फिर खाने में मजा भी आएगा तेरे को। क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अभी शुरू किया है ना, इसलिए हो जाएगा अभी, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना फिर मुझे कल आपको भी और मुझे कल दोनों ही बिगनिंग शुरू से करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ। नोट कर लिया सबने? नहीं किया तो अड़ोसी पड़ोसी से बाद में देख लेना। अब देखो एक दूसरा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है 24,000, डेटर्स का बैलेंस गिवन है 1,76,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस गिवन है 25,000 रुपये, और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है फर्दर बैड डेट्स 6,000, और आपको प्रोविजन मेंटेन करना है एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्दर बैड डेट्स की एंट्री करेंगे। एंट्री बोलिए। टू डेटर कितना रुपये? ओके। अब देखो टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? 30,000। बेटा अब तक अपन लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, वहाँ बैड डेट्स का वैल्यू प्रोविजन से कम था। अब की बार बैड डेट्स का वैल्यू प्रोविजन से क्या हो गया? तो यार मैं मैक्सिमम पैसा प्रोविजन से 25,000 ही निकाल पाऊंगा ना। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, राइट? कितना रुपीज? 25,000। लेकिन क्या टोटल बैड डेट्स खत्म हो गए हैं क्या? अभी भी कितना बाकी? यार मुझे पैसा किससे ही लेना पड़ेगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितना रुपीज? ये तो कहानी किसकी हो गई? बैड डेट्स। अगर ये लाइन नहीं गिवन होती तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया होता। ये बोलता है ये तो एडजस्ट करना ही करना है, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी क्या बनाना है, क्योंकि 176 में से 6,000 डूब जाने के बाद बचे हुए 170 से पैसा आगे आएगा कि नहीं आएगा, और हमें डर है कि उसका कितना परसेंट डूब जाएगा। तो अपने पास प्रोविजन पहले से कितना पड़ा था? पूरा 25 निकाल लिया, बैलेंस कितना बचा? लेकिन हमें तो 176 में से पहले 6,000 लेस करके कितना, इसका कितना परसेंट, कितना होना चाहिए हमारे पास? लेकिन पहले से जीरो बैलेंस है, तो अपने को पी एंड एल पे और बर्डन डालना पड़ा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना रुपये? 8,000। बेटे बात समझ में आई क्या? अब आप लोग ध्यान से देखिए एक बार, कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी पहले से कितना पड़ा था? 25,000। टू बैड डेट्स कितना हो गया? और टू बैलेंस सीडी अपने को कितना चाहिए था? 8,500। तो एक कमी अपने किसने पूरी करी? ये तो मैंने आपको वो अकाउंट बनाया जो इन दो एंट्री से बना है, समझे? लेकिन अल्टीमेटली पी एंड एल पे बर्डन कितने का आ रहा है? 13,500 ना। आईसीआई ने क्या किया हुआ है वो देख लो। उन्होंने बनाया प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन में पहले से कितना बैलेंस है? उन्होंने पूरे के पूरे बैड डेट्स कहाँ डाल दिए? पूरे कितने डाल दिए? जबकि मैक्सिमम डलते कितने? डाल दिए 3। और फ्यूचर के लिए मेंटेन कितना करना था?
तो बर्डन टोटल मिलाकर कितना 38,500। पहले से कितना पड़ा हुआ है, कितना पैसा कम पड़ रहा है 13,000। यहाँ पर भी पीएनएल पे बर्डन 13,500, इधर भी बर्डन पीएनएल पे 13,500 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों में बात तो एक ही है, लेकिन यार मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मोर लॉजिकल है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। पहले क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी, तुरंत क्या लिख दो, 2 बैड डेट्स, नया प्रोविजन, जितना डिफरेंस था पीएनएल से निकाल लो या पीएनएल को दे दो। समझ आ रही है मेरी बात। तो अब क्योंकि ऐसे ही नहीं किया हुआ है तो मैं बोलता हूँ तुम भी ऐसे कर लाना, वैसे आसान भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है, क्या होता है हाँ, अभी 5 मिनट बाद में थैंक यू बोलना, जितनी मर्जी होता है थैंक यू बोलना। ये इलस्ट्रेशन, बस 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 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहाँ है भाई, आराम से आना भाई, आराम से आना। ये आ गया देख। बस देखो, ऑन April 1st 2020, April 1st 2020 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना, मतलब पिछले साल में बना होगा ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट ₹40, पहले से बना हुआ है 40,000। 31 मार्च 2020 को डेटर्स कितने रुपए के थे, बैड डेट्स टोटल कितने हुए। इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स, मतलब अभी तक इनको रिकॉर्ड नहीं किया, पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड क्रिएट प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, शो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको 2 तरीके बताए बेटा, पहले तो एंट्री बता दो इसकी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब प्रोविजन बना हुआ कितने का था केवल, और हुआ कितने का बैड डेट्स, तो प्रोविजन से तो कितना निकलेगा 40,000, बाकी का 60,000 किससे निकलेगा, फिट बिठा लो, पीएनएल को डेबिट कितना कर दिया 60,000, कहानी खत्म इसकी तो। अच्छा, प्रोविजन पहले से था कितना 40, आपने पूरे 40 निकाल लिए, बैलेंस कितना बचा। अब ये बोलता है कि नहीं, हमारे को फ्यूचर के लिए ट्रेड रिसीवेबल का कितना % चाहिए। आपके डेटर थे कितने के, अभी 1 लाख का क्या हो गया, तो कितने बचे 14 लाख का 5% निकालो 70,000। तो पीएनएल तो 0 पड़ा था, इसमें आएगा क्या 70,000, पीएनएल से आएगा ना। 70,000 डालने के लिए पीएनएल लेना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 70,000। एक तो बैड डेट्स कितना किया 60,000, एक प्रोविजन कितना किया 70,000, 60 + 70 130 आया ना, अलग अलग आया ना। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या लिखा है, बाय बैलेंस बीडी 40 ही था, पूरा बैड डेट्स एक बार में डाल दिया। क्या प्रोविजन कितना चाहिए था 170 चाहिए, पहले से कितने पड़े हैं 40, कितने कमी पड़ी 130, मेरे और इसमें दोनों में बर्डन ऑन पेंडल 130 आएगा ना। अब बेटा क्योंकि हम लोग किसको फॉलो करते हैं, मॉडल, आप भी क्या कर दीजिएगा ऐसे आए। घर पे आपको 3 इलस्ट्रेशंस कॉपी 2 करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है और इलस्ट्रेशन नंबर 4। सेकंड इलस्ट्रेशन एक बार बस यूं ही वर्बली देख लो बेटा, तू सुन ले पहले एक बार ध्यान से, अभी सर करेगा वहाँ पे जाके बड़ी दिक्कत आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और फर्स्ट में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। सेकंड इलस्ट्रेशन में पढ़िए क्या लिखा है, केवल इंफॉर्मेशन गिवन है, कहीं ट्रायल बैलेंस गिवन है क्या, यहाँ पर क्या गिवन है ओपनिंग, यहाँ क्या गिवन है परचेज, अरे यहाँ पर भी क्या गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस है क्या। इसका मतलब यही आपकी टोटल परचेजेस है जिसमें अभी क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना बाकी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस थोड़ी है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए आप देखिए ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आई है परचेज, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी क्या आया, अगर ये क्या होती ट्रायल बैलेंस तो फिर ट्रेडिंग के डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया होता, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ आ चुका है। बात समझ में आ गई। 2 इलस्ट्रेशन 2nd and 4th करके ही लाना।